आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। तो देख लीजिए, ये गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है और यहां पर स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर को क्यों कंबाइन कर दिया गया। तो देखिए बच्चों, जो स्फेरिकल शेल से क्या मतलब है आपका, यहां पर स्फेरिकल शेल का मतलब है कि कोई स्फीयर है इस तरीके से जो कि आपका अंदर से खोखला है, यानी कि उसके अंदर मास नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर है ना। तो स्फेरिकल शेल से आपका मतलब क्या है कि कोई स्फीयर है जो कि अंदर से कैसा है, खोखला है, ठीक है, अंदर से होलो है, अंदर उसके कोई भी मास नहीं है और बाहर बाहर है उसके, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को आप, मतलब कि वो इस तरीके से है। ये चीज जो शेडेड पार्ट है सिर्फ ये है, ठीक है। तो यानी कि बस उसमें इतना पोर्शन है, अंदर से वो खाली है। स्फीयर मींस गोला है जो कि सिर्फ बाहर बाहर से और अंदर से वो खाली है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो ये आपका स्फेरिकल शेल होता है। अगर आप स्फेरिकल शेल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराते हो प्लस क्यू चार्ज, तो वो चार्ज सिर्फ इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सरफेस में ही तो मास है, अंदर तो उसके मास नहीं है, और चार्ज आपका मास के साथ ही एसोसिएट होता है। तो सिर्फ इसके सरफेस में जो आपका चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि अंदर से तो ये खाली है ना स्फेरिकल शेल, अंदर कहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हम बात करते हैं जब कंडक्टिंग स्फीयर की, तो कंडक्टिंग स्फीयर भी आपका ऐसा ही होगा कुछ, बट इसमें क्या होगा, पूरा ये अंदर तक फिल होगा, यानी कि इसमें वॉल्यूम भी होगी। देखो कहने का मतलब है इसमें ओनली सरफेस है और इसमें पूरी वॉल्यूम होगी, ठीक है, यानी कि अंदर से भी पूरा फिल है। ये क्या है आपका कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहां पर आप एक चीज देखिएगा, मैंने स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक साथ निकाल दिया। यहां पर हेडिंग में देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। तो यानी कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है वो सेम होगा। सेम क्यों होगा, अब देखिए, अभी आपने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराया था, अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस कंडक्टिंग स्फीयर पे कराएं, दैट मीन्स अगर हम इस कंडक्टिंग स्फीयर को थोड़ा सा चार्ज दें तो क्या होगा, इसमें सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। अब बात आती है आपके माइंड में, सरफेस में इसकी बाहरी सतह पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आपके माइंड में कि चलो यहाँ पर तो मास नहीं था इसके अंदर और चार्ज आपका मास के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसके अंदर वॉल्यूम में जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ओनली सरफेस पर हो गया। बट इसमें तो वॉल्यूम भी है ना, तो वॉल्यूम में क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, कंडक्टिंग स्फीयर। ये क्या है, ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है। और जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो होता है, तो इसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, जाएगा तो इसकी वॉल्यूम में भी, जो हम चार्ज देंगे अगर वो वॉल्यूम में भी तो जाएगा, बट वो फ्लो होकर के सरफेस पे आ जाता है एट दी एंड, ठीक है। तो कंडक्टर को आप जितना भी चार्ज दे लो वो सारा फ्लो होके कहां पे आ जाएगा, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भी चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसमें भी चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो दोनों में क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो आपका ओनली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर नहीं होगी। अगर आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लानी है तो हम कैसे लाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इंसुलेटिंग स्फीयर ले लेंगे। हम क्या कर देंगे, अगर हमें वॉल्यूम में भी चार्ज लाना है इसकी, तो हम कंडक्टर की जगह, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर की जगह यानी कि मेटल्स की जगह पे क्या ले लेंगे, कोई भी नॉन मेटल ले लेंगे। तो यानी कि हम इंसुलेटिंग स्फीयर ले लेंगे, और इंसुलेटर्स में आपका चार्ज फ्लो नहीं होता है तो चार्ज वॉल्यूम में देंगे तो वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से या फिर कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। अब देख लीजिए, एग्जाम में आपकी डेरिवेशन जिस नाम से पूछी गई है या जिसके लिए पूछी गई है, स्फेरिकल शेल के लिए पूछी गई है, तो आपको खाली स्फेरिकल शेल वर्ड का यूज कर लेना है। अगर
आपके लिए कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बोल दिया कि कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कर दो भाई, तो आपको कंडक्टिंग स्फीयर का यूज करना है, ठीक है। इतना माइंड आपको खुद से लगाना है। अब देख लीजिए यहाँ पर, कंसिडर ए थिन स्फेरिकल शेल, हम कंसिडर करते हैं एक थिन स्फेरिकल शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं, ऑफ रेडियस आर, उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। यहाँ पर हमने क्या लिया कि स्फेरिकल शेल लिया जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। अब आपके हाथ में है ये चीज, अगर आपके लिए क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि आपको कंडक्टिंग स्फीयर के लिए करना है, तो आप यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आपको स्फेरिकल शेल के लिए करना है, तो आप यहाँ पे स्फेरिकल शेल का यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज आपके हाथ में, आप जानते होंगे। लेट प्लस क्यू चार्ज बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर सरफेस, हम मान लेते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सरफेस पर। तो ये रहा हमारे स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस कितनी है आर, और इसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यहां पर हो गया है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आप कैसे निकालेंगे, 3 कंडीशंस पे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शेल, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस शेल की वजह से, कहां पर निकालना है, एट पॉइंट्स आउटसाइड द शेल, जो शेल के बाहर पॉइंट्स है एक तो उस पर निकालना है, दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, इस शेल के सरफेस पर निकालना है, इस सरफेस पर कितना होगा, और इनसाइड द शेल, और इस शेल के अंदर कितना होगा, ठीक है। और केस नंबर फर्स्ट लेते हैं, यहां पर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। हमें केस नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर किसी पॉइंट पर शेल के निकालते हैं। तो देखो बेटा, ये आपका शेल हो गया, इसके शेल के बाहर कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, जो कि इस शेल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। इस शेल के सेंटर है ओ, और इस सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इस शेल से बाहर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल, ठीक है। लेट ए पॉइंट पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट, हम मानते हैं कि कोई पॉइंट पी है जो कि क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है स्फेरिकल शेल के, विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ, जो सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या है, जो आपका स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या है, इस सेंटर से लेके इस एक्सटर्नल पॉइंट पी तक का डिस्टेंस वो ज्यादा है किससे, इस स्फेरिकल शेल की रेडियस से बड़ा है, ठीक है। ये तो आप डायग्राम से खुद ही देख सकते हैं। अब देख लीजिए, हमें इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से, क्योंकि ये गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है। तो गॉस लॉ की हेल्प से निकालने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोज्ड सरफेस चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इस पॉइंट पी से होकर एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस जा रहा है, जो कि क्या है, आपका गॉसियन सरफेस है। तो हम गॉसियन सरफेस क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है, आपका इमेजिनरी सरफेस होता है, किसी भी शेप और साइज का हो सकता है, और ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी से होकर जा रहा है ये आपका गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये चार्ज आपका क्लोज्ड हो गया, तो यानी कि अब हम इजीली यहाँ पे गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। गॉस थ्योरम जो अप्लाई होती है वो एनक्लोज्ड चार्ज के लिए अप्लाई होती है। अभी चार्ज पहले आपका ओपन था ना, अभी हमने इस गॉसियन सरफेस को एज्यूम करके क्या करा, चार्ज को एनक्लोज्ड कर दिया। गॉस थ्योरम तो मैंने आपको काफी बार पढ़ाई है, अगर आपको फिर भी नहीं आती तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। हमें इस पॉइंट पी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या एज्यूम कर लेंगे, डीएस, ठीक है। और डीएस इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड वेक्टर डीएस, ठीक है। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकलती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। यानी कि इस स्फीयर पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है आपका ये स्फीयर, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड, तो यानी कि इसी डायरेक्शन में होंगी। तो यहाँ पर स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच में कितना एंगल बनता है, थीटा 0 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। अब ये स्मॉल एरिया है, ठीक है, तो जो फ्लक्स एसोसिएट होगा इस स्मॉल एरिया के साथ वो भी आपका स्मॉल ही होगा। तो डी फाई ई कितना होगा यहाँ पर, ई डी एस कॉस थीटा,
और थीटा कितना है आपके पास 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो डी फाई ई कितना हो गया ईडीएस। तो टोटल फ्लक्स हमें कैसे मिलेगा जब हम क्लोज इंटीग्रल कर देंगे किसका डी फाई ई का। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई कितना हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ईडीएस ईडीएस। अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका यूनिफॉर्म है यहाँ पर, तो इसको तो बाहर लिख लेंगे। तो फाई ई टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा आपके पास ई क्लोज इंटीग्रल डीएस। देख लीजिए अगर आप इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये टोटल सरफेस मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ई एस हो जाएगा। अब देख लीजिए बेटा सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर के लिए, वो होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो इस स्फीयर के लिए क्या है रेडियस स्मॉल आर, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप यहां पर रख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें, अब हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। सो बाय गॉसस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी क्लोज सरफेस से होकर जाने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है वो किसके बराबर होता है टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड हो रहा है इसमें Q। ये आपको लिखवाया था कि प्लस Q चार्ज पे क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्फीयर पे, और ये किसके अंदर एनक्लोज हो रहा है इस क्लोज सरफेस के अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर। तो ये प्लस Q चार्ज एनक्लोज हो रहा है, तो टोटल एनक्लोज चार्ज कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड इक्वेशन। अब देख लीजिए बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है और इक्वेशन नंबर 2 भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या करेंगे कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा दोनों को हम बराबर रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q को मैंने अलग कर लिया एप्सिलॉन नॉट से, Q अपॉन आर स्क्वायर। हमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। किस कंडीशन के लिए एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए, स्फेरिकल शेल के एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ये रहा। अब इसको आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया स्फेरिकल शेल की वजह से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर, ठीक है, या फिर कह दो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर। अब हम इस फॉर्मूले को सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि जो आपका टोटल चार्ज है वो ओवरऑल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जाके, जिसकी वजह से स्फेरिकल शेल या फिर इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास क्या है एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन सरफेस का एरिया। तो सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस क्या है इसमें आपके पास ये रहा स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि वैल्यू निकाल लीजिए यहां से कितनी हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर Q के प्लेस पर आप सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रखते हैं तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की टर्म्स में आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा E इक्वल सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर।
यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में डिफरेंस है। कैपिटल आर तो उस स्फेरिकल शेल की रेडियस है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, और स्मॉल आर है डिस्टेंस, या फिर ये कह दो गॉसियन सरफेस की रेडियस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेडियस जो है वो स्फेरिकल शेल की ही लेनी है, क्योंकि आप स्फेरिकल शेल की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस ले लो, फिर पूरा ही काया पलट हो जाएगी, इसमें मीनिंग चेंज हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में। अब हम बढ़ते हैं अपने केस नंबर सेकंड की तरफ। केस नंबर सेकंड आपको क्या कहता है, ऑन द सरफेस। इसमें सेम फर्स्ट केस की तरह ही चलेगा ये क्वेश्चन भी, बस आपको डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देना है। वो क्या कि अब ये यहां पर ना होके यहीं पर हो जाएगा आर। ठीक है भाई, अब ये आर आपका जो डिस्टेंस है वो बाहर ना होके रेडियस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब जो आपका है पॉइंट पी वो इस स्फेरिकल शेल के बाहर नहीं है, इसके सरफेस पर ही आ गया, यानी कि यहां पर आ गया पॉइंट पी। तो जो रेडियस है आपकी वो बराबर हो गई किसके, डिस्टेंस के। तो इसमें क्या होगा, रेडियस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, लेट ए पॉइंट P is situated on the surface of spherical shell। इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल r डिस्टेंस है पॉइंट P का वो किसके बराबर हो जाएगा, इस स्फीयर की रेडियस के, स्फेरिकल शेल की रेडियस के ही बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। इसका मतलब ये है। तो देख लीजिए यहाँ पर फिर वही हम सेम काम करेंगे, इसमें स्मॉल एरिया एलिमेंट को एज्यूम कर लेंगे और वेक्टर ds इस डायरेक्शन में होगा और वेक्टर ई भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि थीटा भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो सेम यही प्रोसीजर चलेगा, बस जहां जहां पर स्मॉल आर है वहां वहां पर आपको कैपिटल आर कर देना है, क्योंकि इस कंडीशन में स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के। तो जहां जहां स्मॉल आर है आपको वहां वहां कैपिटल आर करना है। अब यहां पर भी था तो यहां पर भी कैपिटल आर कर देंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या लिख पाएंगे आप इसको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अपने केस नंबर 3 के लिए। केस नंबर 3 में क्या होगा कि जो आपका अब पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कहां पर होगा, इनसाइड द शेल, यानी कि अब हम इंटरनल पॉइंट्स के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए करते हैं इसको। Electric field at an internal point. Let P be lying inside the shell at distance small r from the center of the shell. हम मानते हैं कि कोई पॉइंट P है जो कि शेल के अंदर लाई करता है, इस स्फेरिकल शेल के अंदर है, और इस तरीके से है कि जो उसका डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, स्मॉल r, और वो छोटा हो इस स्फीयर की रेडियस से। तो यानी कुछ इस तरीके से यहां पर भी अगर पॉइंट P है तो ये स्मॉल r होगा सेंटर से लेकर इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस। तो ये यहाँ पर लाई करता है पॉइंट P। इस पर आपको क्या निकालना है, इस पर आपको निकालना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इससे पास होकर जाएगा एक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहां तक तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का प्रोसीजर था वो यहां तक तो सेम रहेगा, और जब हम अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम, ट्विस्ट यहां पर आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो गॉसियन सरफेस आपने एज्यूम करा इस पॉइंट P से जो होकर जाता है, उसके अंदर तो कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, क्योंकि जो स्फेरिकल शेल है उसको तो सिर्फ सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर तो उसके है ही नहीं। और अगर कंडक्टिंग स्फीयर भी है तो उस केस में भी चार्ज जो है वो केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर तो है ही नहीं। तो जो एनक्लोज्ड चार्ज है टोटल वो तो आपका 0 हो गया। तो यहां पर जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो Q की जगह क्या लिखोगे, 0। टोटल चार्ज तो 0 एनक्लोज होता है, तो यहां से आपको फाई ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। फिर अपना वही काम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम कर देंगे कंपेयर। तो हमें क्या मिलेगा, E इंटू 4πr² किसके बराबर है, 0 के बराबर। 0 के बराबर है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ये वाली कंडीशन होती है इसमें हम जो फ्लक्स निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, गॉसियन सरफेस से।
तो उसके लिए आपको यहाँ स्मॉल r लिखना पड़ेगा। आपका केस नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ई और आर के बीच में ग्राफ खींचना चाहे, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है और आर क्या है डिस्टेंस। अगर हम दोनों के बीच में ग्राफ खींचना चाहे तो हम कैसे खींचेंगे, हमें पता होना चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कितना था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल पॉइंट के लिए कितना था। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इंटरनल पॉइंट के लिए कितना था 0, अभी निकाला आपने। और सरफेस पर जब था तब कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/R²। तो देख लीजिए यहां पर इन दोनों रिलेशन से आप क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट रिलेशन में तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। डेट मींस अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा कम होता जाएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के स्फेरिकल शेल के। दैट मींस अगर वही रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होता जाएगा। तो अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। देख लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस को हमने कैसे डिफाइन करा है। एक पॉइंट यहाँ पर है जब आपका डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, इससे पीछे जब आपका डिस्टेंस रेडियस से छोटा है और इससे आगे जब आपका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है। तो जब आपका डिस्टेंस रेडियस से छोटा था यानी कि पॉइंट जो था रेडियस से छोटा हो गया डिस्टेंस, तो यानी कि जो पॉइंट है वो कहां पर है, वो स्फेरिकल शेल के अंदर है आपका पॉइंट। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, वो तो आपका 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए आप क्या डिफाइन करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इससे पीछे। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कितना होगा, सिर्फ इस पॉइंट पर जब डिस्टेंस बराबर हो जाएगा σ/ε0। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। अगर आप इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी टर्म में लिखोगे तो आपको σ/ε0 ही मिलेगा। चाहो तो आप देख लेना वीडियो को पीछे करके कि जो सरफेस पर था जब आपका पॉइंट, तो उस कंडीशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था σ/ε0। बट अब वैल्यू चेंज कहां पे होनी शुरू करती है, इसे इस जब सरफेस के अंदर है तो 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब सरफेस पे तो σ/ε0 है। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं यानी कि सरफेस से बाहर निकल जाते हैं यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट के लिए फॉर्मूला है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है आपके पास, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो डिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि हम इस ग्राफ पे तो बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस पे तो हम बढ़ते जा रहे हैं, इधर के साइड हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऊपर बढ़ने की वजह ऐसे नीचे आता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ जो कि बहुत इजी था। यहां पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।